इस वीडियो में हम एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो व्यापार करते करते पूरी सरकार बन बैठी और कैसे इसने हमारे पूरे भारत पर शासन किया। आज से करीब 400 वर्ष पहले हमारा भारत दुनिया में सबसे अधिक उत्पाद करने वाला देश हुआ करता था। दूसरे देश भारत से माल खरीदते और उसके बदले में सोने और चांदी दिया करते थे और इसकी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय ब्रिटेन के एक व्यापारी राल्फ फिंच को भारत की समृद्धि के बारे में पता चलता है। राल्फ फिंच के जानकारी के आधार पर ब्रिटेन के 200 से अधिक व्यापारियों को भारत की ओर व्यापार करने का विचार आता है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक नई कंपनी की नींव रखी गई और इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को एशिया में व्यापार करने की खुली छूट दे दी। महारानी एलिजाबेथ भी इस कंपनी की एक हिस्सेदार थी। अगस्त 1608 ईस्वी में हेक्टर नाम का जहाज भारत में गुजरात के सूरत बंदरगाह पहुंचता है, जिसका कप्तान विलियम हॉकिंस था और पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कदम भारत के जमीन पर रखता है। भारत में पहले से ही डच और पुर्तगाल अपना व्यापार कर रहे थे और इनका व्यापार भारत में काफी जम चुका था। उस समय मुगल बादशाह जहांगीर का शासन हुआ करता था। विलियम हॉकिंस बादशाह जहांगीर के दरबार पहुंचता है और व्यापार की अनुमति मांगता है, जिससे व्यापार में सहयोग मिल सके। लेकिन विलियम हॉकिंस कम पढ़ा लिखा था, जिसके कारण वह जहांगीर से अनुमति लेने में असफल रहा। अनुमति न मिलने के बाद 1615 ईस्वी में ब्रिटेन संसद के सदस्य सर थॉमस रॉ एक शाही दूत के रूप में मुगल राजधानी आगरा पहुंचता है। उसने राजा को कुछ उपहार भेंट किया, जिसमें शिकारी कुत्ते और शराब जैसी वस्तुएं शामिल थी। बादशाह को अंग्रेजों के उपहार काफी पसंद आते थे। 3 साल तक लगातार अंग्रेजों के कोशिशों के बाद जहांगीर ने उन्हें अनुमति दे दी और व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। गुजरात में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसालों का व्यापार किया और काफी अच्छा फायदा भी होने लगा। लेकिन पहले से मौजूद डच और पुर्तगालियों का व्यापार काफी जोरों शोरों में था। साल 1670 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच, फ्रांसीसी और पुर्तगालियों का मुकाबला किया और बहुत सारे युद्ध भी जीते। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ताकतवर बन चुकी थी और इसका कारोबार भी काफी बड़ा बन चुका था। सन 1686 में कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब पर 200 तोप और 600 सैनिकों के साथ हमला किया, लेकिन मुगल की सेना बहुत बड़ी थी, इसलिए मुगल की जीत हुई। 1695 में अंग्रेजों ने औरंगजेब के समुद्री जहाज फतेह मोहम्मद और गुलाम सवाई को लूट लिया, जिसकी कीमत लाखों में थी। जब यह बात औरंगजेब को पता चलता है, अंग्रेजी सैनिकों को मुगल सेना ने कुत्ते की तरह मारा। बंगाल में कंपनियों के 5 कारखाने नष्ट कर दिए गए और सभी अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल दिया गया। सूरत के कारखानों को भी बंद कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को बेइज्जत करके शहरों में घुमाया गया। कंपनी अपने कारखानों को वापस लेने के लिए दरबार में भिखारियों की तरह भीख मांगने के अलावा कोई उपाय नहीं था। ब्रिटेन के सम्राट ने मुगल बादशाह से माफी मांगी। औरंगजेब ने 1690 में कंपनी को माफ भी कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से अपना व्यापार चालू किया। साल 1707 ईस्वी में बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। बादशाह की मृत्यु के बाद अलग अलग क्षेत्रों में लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। कंपनी ने इस परिस्थिति का खूब फायदा उठाया। लाखों की संख्या में स्थानीय लोगों को अपनी सेना में भर्ती करने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना छोटी थी लेकिन प्रभावशाली थी। कंपनी ने मुगलों, मराठों और सिखों को अपने नई युद्ध तकनीकों से हराती चली गई। बंगाल उस समय सबसे अधिक धनी राज्य हुआ करता था। बंगाल न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया की कपड़ा और जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र था। इस क्षेत्र के लोग रेशम, सूती वस्त्र, इस्पात, पोटासियम नाइट्रेट और कृषि तथा वस्तुओं का निर्यात करके अच्छी कमाई किया करते थे। साल 1756 में नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का शासक बनता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में अपने किलों का विस्तार करना शुरू कर दिया। अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को एक संदेश भेजा कि वो अपने क्षेत्र का विस्तार न करे, लेकिन अंग्रेजों ने इस आदेश का अवहेलना किया, जिसके बाद नवाब ने कलकत्ता पर हमला करके ब्रिटिश किलों पर कब्जा कर लिया। कंपनी भारत को गुलाम बनाने का पहला कदम 23 जून 1757 ईस्वी में रखता है। अंग्रेजों ने नवाब के सेनापति को मिलाकर नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी में युद्ध करके हरा दिया। उसके बाद कंपनी ने बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और जो कंपनी अब तक व्यापार से धन कमाती थी, अब वह टैक्स भी लेना शुरू कर चुकी थी। कंपनी अपने सैन्य बल को भी काफ़ी बढ़ा चुकी थी।
जिसमें 80% सैनिक भारतीय थे। कई क्षेत्रों को जीतने के बाद कंपनी और भी अधिक टैक्स वसूल करने लगी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कंपनी ने हजारों लोगों को बाजारों में और सड़कों पर लटकाकर मार डाला। बहुत से लोगों को कुचल डाला गया। यह ब्रिटिश के समय का सबसे बड़ा नरसंहार था। स्वतंत्रता संग्राम के अगले वर्ष 1 नवंबर को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कंपनी के अधिकार को समाप्त कर शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने शासन करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी लालची और बहुत क्रूर थे। भारत को इन्होंने बहुत बुरी तरह लूटा, लोगों पर बहुत ही अत्याचार किया। इसका परिणाम 1874 में कंपनी की पूरी तरह पतन हो गई।